अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या डीएनए स्ट्रक्चर। तो आज हम डीएनए के स्ट्रक्चर को कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से जो है कंप्लीटली शुरू से आखिर तक बहुत ही अच्छी तरह से सीख लें, और कोशिश मैं करूँगा कि आपको बहुत ही अच्छी तरह समझा सकूं। तो आप इस लेक्चर को पूरा शुरू से आखिर तक ध्यान से देखें। इसके बाद इंशाल्लाह आपको फिर दोबारा रिसर्च या दोबारा सर्च नहीं करना पड़ेगा इस टॉपिक के मुतालिक। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोई भी जानदार हो उसकी बॉडी जो है वो सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल के बीच में उसका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। वो जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन कहलाता है। तो क्रोमेटिन उलझे हुए दागों की तरह न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और ये क्रोमेटिन जो है ये क्रोमोसोम से बना हुआ होता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये डीएनए के उलझे हुए धागे होते हैं। क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। इसको भी क्रोमेटिड कहेंगे और इसको भी क्रोमेटिड कहेंगे, जो सेंट्रोमियर के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हैं? क्रोमोसोम्स ये कैरियर्स है जीन के। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर कैरियर्स ऑफ जीन। क्रोमोसोम कैरियर्स है जीन के। मतलब क्या हुआ? क्रोमोसोम जीन को एक नस्ल से दूसरे नस्ल में पहुंचाने वाले हैं, या क्रोमोसोम्स पर कोई ख़ास पैगाम होता है और वो उसको कैरी कर रहा होता है। वो पैगाम कोई एंजाइम बना सकता है, कोई प्रोटीन बना सकता है। तो अब आगे चलते हैं। क्रोमोसोम खुद किस चीज़ से बना हुआ होता है? क्रोमोसोम कंटेन्स, यानी क्रोमोसोम खुद बना हुआ होता है मैनी डीएनए मॉलिक्यूल से। क्रोमोसोम खुद बहुत से डीएनए मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। तो आगे चलते हैं जी। इससे मैं कोशिश करूँगा कि इस पेज को ऐसे ले जाऊं कि एक पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। तो आगे चलते हैं। तो क्रोमोसोम खुद किस चीज़ से बना हुआ है? ये डीएनए से बना हुआ होता है। ठीक है, ये मैं डीएनए की पट्टियाँ बना रहा हूँ। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड एक पट्टी होती है जिसको हम कहते हैं डीएनए डबल हेलिक्स। क्या कहते हैं इसको? डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, तो डीएनए खुद डीएनए के डबल हेलिक्स से बना हुआ होता है, जिसके बीच में कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजीनियस बेसिस के बीच होते हैं। अब नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या है वो हम आगे आहिस्ता आहिस्ता समझते रहेंगे। तो आप लेक्चर को ध्यान से देखते रहें। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करता रहूँगा। सॉरी फॉर नॉइस, गली के अंदर बच्चे रो रहे हैं, शायद आपको आवाज़ भी आ रही हो। तो अब क्या किया जा सकता है?
तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को मज़ीद वाज़े करने की कोशिश करते हैं। तो डीएनए डबल पट्टियों पर मुश्तमिल होता है। इसमें एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं और उस फॉस्फेट ग्रुप के साथ शुगर्स जुड़े हुए होते हैं। फिर फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा और उसके साथ फिर शुगर जुड़ा हुआ होगा, फिर फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा और उसके साथ फिर शुगर जुड़ा हुआ होगा, फिर फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा और फिर उसके साथ शुगर जुड़ा हुआ होगा। इस तरह फॉस्फेट शुगर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये बैकबोन आपको दोनों पट्टियों पर इसी तरह से नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल यही सिलसिला होगा। फॉस्फेट जुड़ा होगा, उसके साथ शुगर बैकबोन होगा, फिर उसके बाद दोबारा फॉस्फेट होगा, उसके साथ फिर शुगर बैकबोन होगा, फिर फॉस्फेट होगा और फिर उसके साथ शुगर लगा हुआ होगा। तो ये फॉस्फेट शुगर का बैकबोन ये हुआ और फॉस्फेट शुगर का बैकबोन ये हुआ। अब ये जो फॉस्फेट और शुगर्स हैं, इनके साथ नाइट्रोजीनियस बेसिस जुड़े हुए होते हैं। इनके साथ नाइट्रोजीनियस बेसिस जुड़े हुए होते हैं। ये नाइट्रोजीनियस बेसिस हम आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे कि कितने किस्म के हैं, इनके स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं और इसके कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं जैसा कि एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमीन है। ठीक है, एडेनिन के सामने हमेशा थायमीन होता है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन और थायमीन के सामने हमेशा एडेनिन। अब ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आपस में इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी। इन बेसिस के बीच क्या मौजूद होगा? इन बेसिस के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगा। एडेनिन और थायमीन में आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आएंगे और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आएंगे। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड किन एटमों के बीच बन रहे होते हैं, तो ये सब हम इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप देखते रहें, इन सब बातों को हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो देखिए जी, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये दोनों पट्टियाँ आपस में जुड़ी होती हैं। यहाँ मैंने मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरफ शुगर फॉस्फेट के बैकबोन होते हैं और उनके बीच कुछ नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये वाली पट्टी इस वाली पट्टी के साथ जुड़ी हुई होती है। अब इससे आगे चलते हैं। तो अब आप अगर गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि हर जो यानी शुगर फॉस्फेट और उसके साथ जो न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ये वाला मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आगे कि ये एक एडेनिन है, इसके साथ शुगर है और फॉस्फेट है। इस पूरे को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक बेस से मिलकर के बना हुआ होता है। तो हम लिख सकते हैं कि शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड्स फिर आपस में मिलकर क्या बना रहे होते हैं? डीएनए के स्ट्रैंड को। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या हुए? तो अब आप समझ लें कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं। ये बिल्डिंग यूनिट्स हैं डीएनए के लिए। ये बिल्डिंग यूनिट्स है डीएनए के लिए, यानी ये ईंटें हैं डीएनए को बनाने के लिए। ये आपस में जुड़ते जाएंगे, इससे डीएनए की पट्टी बनती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इससे आगे हम चलते हैं।
तो ये 3 ग्रुप्स आपस में किस तरह जुड़े होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। होता ये है कि एक फास्फेट ग्रुप होता है, इसमें फास्फेट ग्रुप फिर जुड़ा हुआ होता है शुगर के साथ। ठीक है, फास्फेट ग्रुप एक शुगर के साथ जुड़ा हुआ होता है इस तरह से, और वो शुगर फिर एक बेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो बेस ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थायमीन हो सकता है और एडेनिन कुछ भी हो सकता है। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हुआ फास्फेट ग्रुप, और ये बीच वाला हुआ शुगर, या इसको हम कहते हैं राइबोज या डीऑक्सी राइबोज। इसको एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे, ठीक है, इसलिए फ़िलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। और ये हुआ नाइट्रोजीनियस बेस, या इसको हम सिर्फ बेस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये कम्प्लीटली जो है एक न्यूक्लियोटाइड है। इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ जाते हैं, इससे डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब अगर हम इसको मज़ीद जो है देखना चाहें, ठीक है, इसको अगर हम मज़ीद देखना चाहें तो ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, यानी इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन अगर करना चाहें तो इसको हम यूं देख सकते हैं। मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूं कि ये बेसिस आपस में कैसे जुड़े होते हैं। यहाँ आप देख लें, ये शुगर होगा, ये वाला ये शुगर होगा, और इस शुगर के 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5। ये इसके 5 कार्बन है। इन कार्बन्स की नंबरिंग यूँ होगी 1 2 3 4, ये 5। ठीक, अब ये जो कार्बन नंबर 1 है, इस पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ होगा। इस पर क्या जुड़ा हुआ होगा, इस पर कोई नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ होगा। वो कोई भी बेस हो सकता है, फिर आगे हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये हुआ इसका बेस जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। हम इसको मज़ीद बाद में एक्सप्लेन करेंगे बेसिस को, फ़िलहाल मैं स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करता। और ये क्या है, ये 5 कार्बन का शुगर मॉलिक्यूल है जो बीच में होता है, और ये जो कार्बन नंबर 5 है, इसके साथ फिर कोई फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये इसका फास्फेट ग्रुप हुआ, बीच में शुगर हुआ, और फिर नाइट्रोजीनियस बेस हो गया यहाँ तक। और ये बात भी आप याद रखें कि ये सारे के सारे ग्रुप्स, ठीक है, डीएनए के अंदर सेम रहते हैं, यानी बेस तो चेंज होता रहेगा लेकिन डीएनए के अंदर यही ग्रुप्स रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे बेसिस को। तो चलिए जी, बेसिस को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा कि ये बेसिस कितने किस्म के हैं और क्या क्या हैं। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं बेसिस को, ठीक है। तो बेसिस को एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिस बेसिकली 2 किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं प्यूरीन्स, जो कि डबल रिंग के बेस होते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं पायरामिडीन्स। दूसरे को हम कहते हैं पायरामिडीन्स, और ये सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सिंगल और ये डबल। अब हम दोनों के स्ट्रक्चर्स ड्रा कर लेते हैं ताकि स्ट्रक्चर से आपको मज़ीद ये बेसिस के मुतालिक क्लियर हो जाए कि ये बेसिस किस तरह के स्ट्रक्चर के होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्यूरीन्स की तरफ। प्यूरीन्स में पहले हम बनाते हैं ग्वानिन को,
ठीक है। प्यूरिन के अंदर हम पहले बनाएंगे ग्वानिन को। तो इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है। आप पहले क्या करें, अगर आपने ग्वानिन बनाना है, ठीक है, ये पहले मैं ग्वानिन बना रहा हूँ। ग्वानिन बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि पहले एक 6 मेंबर का रिंग बना लें, ऐसे, ठीक है। 6 मेंबर का आप क्या बनाएंगे, रिंग बनाएंगे। उसके साथ फिर आप एक 5 मेंबर का रिंग बना लें इस तरह से। अब यहाँ पर भी नाइट्रोजन मौजूद होगा इसमें, फिर यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मौजूद होगा, और यहाँ इसमें NH2 ग्रुप लगा हुआ होगा। इस जगह में भी नाइट्रोजन होगा, और ये नाइट्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड के जरिए कार्बन से जुड़ा होगा, और इस नाइट्रोजन के साथ भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड। ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। इसी के नीचे हम एडेनिन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। इसी के नीचे हम एडेनिन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये ग्वानिन का हुआ। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं एडेनिन का। एडेनिन का स्ट्रक्चर भी इसी तरह से है, कोई मुश्किल नहीं है। आप पहले 6 मेंबर रिंग बना लें, और उसके साथ बिल्कुल उसी तरह एक 5 मेंबर का रिंग बनाएंगे, और बिल्कुल पहले वाले की तरह, जैसे यहाँ नाइट्रोजन था, यहाँ नाइट्रोजन होगा, डबल बॉन्ड होगा, इस नाइट्रोजन के साथ H लगा हुआ होगा, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड मौजूद होगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर NH2 है। यहाँ आप देखना डबल बॉन्ड के साथ O, तो यहाँ पर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ होगा। फिर वही नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ये लगा हुआ होगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा। इसको हम कहते हैं एडेनिन। और सामने हम आ जाते हैं, अब बनाते हैं स्ट्रक्चर साइटोसिन का, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं साइटोसिन का। इनके स्ट्रक्चर उनसे भी ज़्यादा सिंपल है। आप एक 6 मेंबर रिंग बनाएंगे, ये वाला, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा, इस नाइट्रोजन के साथ ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ होगा, और यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड होगा। तो ये स्ट्रक्चर है साइटोसिन का, ठीक है, जिसे हम C से जाहिर करते हैं। एक ग्वानिन को हम G से जाहिर करते हैं, एडेनिन को हम A से जाहिर करते हैं, और लास्ट हमारे पास स्ट्रक्चर रह गया है थायमीन का। अब थायमीन का स्ट्रक्चर भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा। आप पहले एक 6 मेंबर रिंग बना लें, ठीक है। 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन मौजूद होगा, यहाँ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मौजूद होगा, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन मौजूद होगा, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, और उसके साथ H लगा होगा। ये स्ट्रक्चर है किसका, थायमीन का। नाम मैं लिख लेता हूँ इसका। ये स्ट्रक्चर है थायमीन का, जिसे हम T से जाहिर करते हैं। अब ये बात आप याद रखना कि ये दोनों हमेशा आपस में जुड़ते हैं DNA के चेन में, और ये दोनों DNA के चेन में हमेशा आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर जाहिर करूँगा। ये मैंने इसको दायरे में बंद कर दिया, इसको भी दायरे में बंद कर दिया, यहाँ इसको मैंने दायरे के अंदर बंद कर दिया, यहाँ इसको मैंने बंद कर दिया। ये जो मैंने दायरे में बंद कर दिए हैं, ये वो जगह हैं जो शुगर के साथ अटैच होंगे, ठीक है। ये अटैचमेंट साइट्स हैं विद शुगर। ये शुगर के साथ यहाँ से अटैच होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, बेसिस का भी क्लियर हो गया। और एक बात और आप याद रखें कि ये सब DNA के अंदर होता है। अगर RNA कहीं पर आ जाए तो RNA के अंदर फिर थायमीन की जगह यूरेसिल होगा। RNA में इस थायमीन की जगह एक और बेस होगा, उसका नाम होगा यूरेसिल। लेकिन चूंकि इस वक्त हम DNA का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए
हम आरएनए की तरफ नहीं जाते। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास बात बता दूँ, आप हमेशा ये मत समझना कि अगर डबल स्ट्रैंडेड कोई आपको नज़र आ जाए चैन, तो वो चैन लाजमन इसका होगा। ये थोड़ा बड़ा बन गया है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। डबल स्ट्रैंडेड चैन लाजमी नहीं है हमेशा ये डीएनए हो। वायरसेस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड चैन, वायरसेस के अंदर कभी कभी आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड चेन की शक्ल में होता है। ठीक है, वायरसेस के अंदर कभी कभी आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड चेन की शक्ल में होता है, इसलिए आप हमेशा डबल स्ट्रैंडेड को एकदम डीएनए न समझ लें। ठीक है, बस ये मैं कहना चाहता था। अब हम आगे चलते हैं स्ट्रक्चर को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दी कि इसमें कौन कौन से बेसिस होते हैं। बेसिस का एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। अब मैं आपको शुगर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो शुगर्स डीएनए और आरएनए के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। डीएनए के अंदर अलग टाइप का शुगर होगा, आरएनए में अलग। डीएनए के अंदर जो शुगर होगा वो होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, डीएनए में जो होगा वो होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर, और आरएनए के अंदर जो शुगर होगा उसका नाम होगा राइबोज शुगर। अब फ़र्क क्या है इनमें? बहुत स्मॉल डिफरेंस आपको नज़र आएगा। ये मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, इधर आप ज़रा गौर से देखना। देखें, स्ट्रक्चर में ड्रा कर रहा हूँ, दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे होंगे। यहाँ पर OH लगा होगा, यहाँ पर फिर OH होगा, यहाँ पर भी OH होगा, यहाँ पर फिर इसका नेक्स्ट कार्बन वगैरह, और इधर ये इसी तरह होगा, यहाँ पर ये इसी तरह होगा, यहाँ पर भी इसी तरह। अब मैं सिर्फ ब्लैक में जो जगह लिख रहा हूँ यहाँ डिफरेंस होगा। डीऑक्सी मतलब विदाउट ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन रिड्यूस्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ आपको ऑक्सीजन नज़र आएगा। आरएनए के अंदर ये शुगर मौजूद होता है, डीएनए के अंदर ये शुगर मौजूद होगा। ठीक है, बस ये सिर्फ इनके अंदर फ़र्क होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, ये फ़र्क आपको पता चल गया शुगर का। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बस लास्ट पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं स्ट्रक्चर को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैं डीएनए का डबल हेलिक्स बनाऊंगा। सही, डीएनए का डबल हेलिक्स बनाऊंगा स्ट्रक्चर। तो देखना कैसे बनाएंगे इसको। ये फास्फेट ग्रुप हुआ, ये ऑक्सीजन के साथ, यहाँ फास्फेट ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, ये ऑक्सीजन फिर कार्बन के साथ जुड़ा होगा। ये कार्बन नंबर 5 होगा शुगर का, डीऑक्सी राइबोज शुगर का कार्बन नंबर 5 होगा। ठीक है, और ये डीऑक्सी राइबोज का जो कार्बन नंबर 5 है, ये फिर खुद इस तरफ नाइट्रोजीनियस बेस के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये इस तरफ नाइट्रोजीनियस बेस के साथ जुड़ा हुआ होगा इस तरह से। सही, फर्ज करें ये बेस एडेनिन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये दोबारा फास्फेट के साथ जुड़ा हुआ होगा इस तरह से। ठीक है, तो और ये फास्फेट दोबारा कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ा होगा राइबोज शुगर के इस तरह से। ये राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ होगा, और ये कार्बन नंबर 3 जो है फास्फेट के साथ जुड़ा है, यहाँ कार्बन 5 फास्फेट के साथ जुड़ा है। यहाँ पर फिर एक बेस लग जाएगा। लेट्स से कि यहाँ पर जो है जो बेस लगा है वो साइटोसिन है। अब इसके बाद दोबारा हम आगे चलते हैं स्ट्रक्चर में। यहाँ
ये फास्फेट लगा होगा, ठीक है, और यहाँ दोबारा कार्बन 5 होगा राइबोज शुगर का, इस तरह से ये, और ये दोबारा फास्फेट के साथ जुड़ा हुआ होगा इस तरह, और ये दोबारा कार्बन 5 के साथ जुड़ा होगा राइबोज शुगर के, इस तरह से ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा होगा, और ये दोबारा फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब मैं एक बेसिस ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरफ के, तो यहाँ पर फिर फर्ज करें थायमीन बेस लगा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ थायमीन बेस लगा हुआ होगा इस तरह से। यह एडेनिन है, साइटोसिन है, यहाँ पर ग्वानिन बेस लगा हुआ होगा इस तरह से ये, ठीक है, यहाँ ग्वानिन लगा हुआ होगा, इस तरह मुख्तलिफ बेसिस इस तरफ लगे हुए हैं। अब हम इसके सामने भी जो है एक पट्टी बना लेते हैं डीएनए का, ताकि आपको दोनों के बीच बॉन्डिंग समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए जी बनाते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह फास्फेट होगा, और ये फास्फेट ऑक्सीजन के थ्रू ये फास्फेट ऑक्सीजन के थ्रू कार्बन नंबर 5 से जुड़ा होगा शुगर के, और वो इस तरह से जो है शुगर के साथ जुड़ा हुआ होगा इस तरह। और यहाँ ये कार्बन नंबर जो है इसका 1 होगा, और ये कार्बन नंबर इसका 5 है, ठीक है, कार्बन 5 है, ये कार्बन नंबर 1 है, और ये कार्बन नंबर इसका 3 है। अब इस थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर उल्टा चल रहा है, ठीक है, इसके मुकाबले में उल्टा चल रहा है। और यहाँ पर इसमें अगर ये एडेनिन है तो एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ जुड़ा हुआ होगा। फर्ज करिए थायमीन है, तो एडेनिन और थायमीन के अंदर ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होंगे, एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये कार्बन नंबर 3 दोबारा जो है फास्फेट के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, और फास्फेट दोबारा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, यानी इसको इस तरफ लाना चाहिए था लेकिन स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इधर बना रहा हूँ। तो ये कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ा हुआ होगा शुगर के, ये शुगर है, और इस तरह से सॉरी ये स्ट्रक्चर जो है मैं ज़रा मिटा लेता हूँ, ये स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बन सका, इस तरफ बनाना चाहिए था, ये इसको मैं मिटा लेता हूँ पूरा, ठीक है, बल्कि इसको भी थोड़ा मिटा कर मैं ज़रा उस साइड पर कर देता हूँ ताकि स्ट्रक्चर को समझने में आसानी हो। ये कार्बन नंबर 3 इसका ये फास्फेट के साथ जुड़ा हुआ होगा, और फास्फेट ऑक्सीजन के थ्रू फिर जो है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये कार्बन नंबर 5 होगा शुगर का, ठीक है, कार्बन नंबर 5 होगा शुगर का। अब कार्बन नंबर 5 फिर ये इस तरह से ये कार्बन नंबर 5 फिर शुगर के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, ये कार्बन 3 हुआ, ये कार्बन नंबर इसका 1 हुआ, ये कार्बन नंबर 1 हुआ। तो ये कार्बन नंबर 1 दोबारा, अब यहाँ पर सामने साइटोसिन है, तो साइटोसिन के सामने फिर 5 मेंबर एक रिंग होगा, ये इसके साथ एक 6 मेंबर रिंग, यानी लेट से ये ग्वानिन है, ठीक है, तो इनके बीच फिर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होंगे, इनके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होंगे। अच्छा, मुझे इसको रेड कलर में ड्रा करना था, क्लियर करने के लिए मैंने ग्रीन में ड्रा कर लिया, दोबारा मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए, ठीक है। ये देखिए ग्वानिन और साइटोसिन के बीच
ये बॉन्डिंग, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर चलता रहेगा। अब इसका जो कार्बन नंबर, ये 3 नहीं होगा, सॉरी ये 5, ये 1 2 3, हाँ 3 होगा, बिल्कुल ठीक है। अब ये दोबारा फास्फेट के साथ जुड़ा हुआ होगा और फास्फेट दोबारा जो है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। फास्फेट दोबारा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा और ये अगेन कार्बन नंबर 5 होगा शुगर का, ठीक है। ये कार्बन नंबर 5 होगा किसका, शुगर का। ये इस तरह से जो है ये मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ये फिर आगे जो है ऑक्सीजन, फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन 5 के साथ शुगर के जुड़ा होगा, ये चलता रहेगा। और अब यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 के साथ दोबारा नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होगा। अगर ये ग्वानिन है तो फिर यहाँ पर साइटोसिन जुड़ा हुआ होगा इस तरह से, ठीक है। ये साइटोसिन जुड़ा होगा। अब साइटोसिन और ग्वानिन के बीच दोबारा जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है तो बस मैं बना नहीं सकता, तो इनके बीच दोबारा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर चल रहा होता है। अब ये जहन में रख, अब आप ये भी जहन में रखना कि ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं इनमें से ये स्ट्रक्चर 5 to 3 डैश एंड जा रहा होता है, ठीक है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा होता है, यानी देखना फास्फेट 5 के साथ फिर 3 के ज़रिए फिर फास्फेट 5 के साथ इस तरह ये जा रहा होता है। जबकि इसके मुकाबले में ये वाला स्ट्रैंड जो है ये इस तरह से जा रहा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, यानी ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के उलट जा रहे होते हैं, पैरेलल हैं लेकिन उलट हैं, ठीक है। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है और ये इस तरह से 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ जा रहा होता है। इस तरह से डीएनए के कंप्लीट स्ट्रक्चर बनना, ये इस तरह न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाएंगे और फिर डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा मैं थोड़ा सा और, बस अभी इसको हम टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं और आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें समझा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने बनाया डीएनए का स्ट्रक्चर, ये ठीक है। तो इसमें सिर्फ मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये ठीक है। तो ये जैसे आपको पता है कि शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट इस तरह से जा रहा होता है, ठीक है। शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट, इसी तरह शुगर फास्फेट इस तरह से दोनों पट्टियाँ जा रही होती हैं और इनके बीच, ठीक है, इनके बीच बेसिस मौजूद होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको समझा लिया था। अब यहाँ मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा और ये वाला, ठीक है, इस ऊपर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब डीएनए का एक टर्न से लेकर दूसरे टर्न के बीच जो फासला होगा, ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि डीएनए के एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच जो फासला है वो पॉइंट, यानी मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि फुल कर्व ऑफ डीएनए, ठीक है, फुल कर्व ऑफ डीएनए इज 3.4 नैनोमीटर। ये 3.4 नैनोमीटर का इनमें फासला होगा और डीएनए की जो कुल चौड़ाई है वो 2 नैनोमीटर होगा, यानी हम कह सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो 2 नैनोमीटर होगा। और इसके बाद एक और चीज़ कि एक शुगर से फास्फेट के बीच जो फासला है, ठीक है, ये 0.34 नैनोमीटर का होगा। एक शुगर और फास्फेट के बीच जो डिस्टेंस है वो 3.5 नैनोमीटर का होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब हम आते हैं, मैंने कुछ लिखा हुआ है वो आपको समझा लेता हूँ ताकि कभी आप लिखना चाहें तो आपको इसमें आसानी रहे। चलिए जी, तो देखें डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए इज अ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। डीएनए कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है विच कैरीज द जेनेटिक कोड, जिसमें विरासती पैगामात होते हैं। डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल पट्टी का स्ट्रक्चर है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। डीएनए या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें 3 हिस्से, शुगर्स है, फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेसिस। पहले शुगर्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो शुगर देखिए आप इसके, बैकबोन ऑफ डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ शुगर्स एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये हमने एक्सप्लेन कर लिया। नेम ऑफ डीएनए गिव्स द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, यानी डीएनए, अब देखिए डीएनए क्या, डीऑक्सी राइबोस, यानी बगैर ऑक्सीजन वाला राइबोस, ऐसा शुगर जिसमें ऑक्सीजन निकला हुआ हो, दैट इज डीऑक्सो राइबोस। यानी डीऑक्सी राइबोस इज फाउंड फ्रॉम राइबोस शुगर, नॉट दैट राइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए। राइबोस आरएनए के अंदर होता है जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वाइल डीऑक्सी राइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए, और डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है डीएनए के अंदर। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड वाइल डीएनए इज डबल स्ट्रैंड। अब इधर देखिए ये राइबोस शुगर है और नीचे वाला डीऑक्सी राइबोस शुगर है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन इज मिसिंग। ये डीऑक्सी राइबोस होगा, ऊपर वाला राइबोस होगा। नोट 3 कार्बन नंबर 3, यानी ये जो कार्बन नंबर 3 है ये वाला और ये वाला, ठीक है। ऑन शुगर विल बी रीड एज 3', इसको हम कहा करेंगे 3', और ऊपर वाले को कहा करेंगे जो 5 कार्बन है 5', ठीक है। एंड और फिर हम कहेंगे वाइल 5' कार्बन नंबर 5 ऑन शुगर विल बी रेड एज 5', और शुगर पर जो कार्बन 5 है इसको हम 5' कहा करेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाए, अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, अटैच करना फॉस्फेट ग्रुप का। अदर रिपीटिंग पार्ट ऑफ डीएनए बैकबोन इज फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा इसका जो पार्ट है वो फॉस्फेट है। दिस ग्रुप इज अटैच ऑन कार्बन नंबर 5 ऑफ शुगर, ये कार्बन 5 पर शुगर के साथ अटैच होगा। एक्सप्लेन तो हमने कर लिया था, वैसे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। अटैचमेंट ऑफ बेसिस, अब क्या होगा कि नवा नाइट्रोजन बेस विल अटैच ऑन कार्बन नंबर 1 ऑन शुगर, ये जो कार्बन नंबर 1 था शुगर का, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ पर एक नाइट्रोजीनियस बेस आकर लग जाएगा। बेसिस 4 किस्म के, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और बेस जब मिल जाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, और न्यूक्लियोटाइड मिल करके डीएनए स्ट्रैंड बना रहे होते हैं, ठीक है। ये फॉस्फेट शुगर ये बेस मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे और वो डीएनए के स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। अब ये 4 बेसिस हैं डीएनए के, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, गुआनिन। इसमें ये जो ब्लैक लिखा हुआ है इसका मतलब ये होगा कि इन जगहों से ये शुगर के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। बाकी स्टक एक्सप्लेन पहले कर लिया था, इनको पैरामिडीन्स और इनको प्यूरिन्स कहते हैं। तो ये वही लिखा हुआ NH इन ब्लैक शोज वेयर दीज मॉलिक्यूल्स जॉइन टू द डीऑक्सी राइबोस, यानी जहाँ पर कहते हैं हमने ब्लैक में शो किया था, इसका मतलब ये था कि ये जगह जुड़ेगा राइबोस शुगर के साथ, ठीक है। अब डीएनए इज फाउंड बाय जॉइनिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए स्ट्रिंग होता है न्यूक्लियोटाइड्स का जो जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। इस तरह ये देखना, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरह मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं और एक पट्टी सा बना लेते हैं, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप ऑन 1 न्यूक्लियोटाइड लिंक्स टू द 3' कार्बन ऑन द शुगर ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड। यदि ये जो ये कार्बन नंबर 3, ठीक है, ये कार्बन नंबर 3 जुड़ेगा फॉस्फेट के साथ, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप ऑन 1 न्यूक्लियोटाइड, यानी फॉस्फेट ग्रुप जो एक न्यूक्लियोटाइड का है, लिंक्स टू द 3 कार्बन, ये कार्बन नंबर 3 के साथ जुड़ जाएगा ऑन द शुगर ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड। इन दिस प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट, इसमें पानी निकल जाएगा। सिमिलर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बिल्ड्स अप अ डीएनए चेन, इस तरह के बहुत सारे मिलेंगे तो डीएनए का चेन बन जाएगा। यहाँ आप देख ले, ठीक है, इस तरह ये देखना, ये फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस, इस तरह जुड़ते जुड़ते डीएनए का एक चेन बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए, आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए चेन विल लुक लाइक, डीएनए के चेन इस तरह से नज़र आएगा। देखिए ज़रा, ये
एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इस तरह के चेन जब आपस में मिल जाएंगे इस तरह से, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन, बीच में नाइट्रोजीनियस बेसिस आपस में जुड़ गए, इससे डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और इसमें एडेनिन हमेशा जुड़ेगा थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, और इसी तरह ग्वानिन हमेशा जुड़ेगा साइटोसिन के साथ, और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। और आप देख सकते हैं क्लियरली कि हाइड्रोजन बॉन्ड किन एटम्स के बीच बन रहे हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ में आ गया है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपको इसमें आप चाहते हैं कि मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट हो, कोई बेहतरी हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।